सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवा एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में काफ़ी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। क्या टाइप्स ऑफ लॉज हैं, या जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करने पड़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट या थ्रू आउट द चैप्टर। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही रहेगी। इस चैप्टर में आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जरूर पता चलेगा, जिससे कि आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है। तो जरूर से मोल कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस को देखिएगा। ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर को भी बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग बात करें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर हम लोग बात करें, चैप्टर का नाम है हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन हमने क्लास 8 9 में जरूर से पढ़ी होगी, दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि मास, मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसके पास मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लिया ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ मास है और ये मेरे हाथ पे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें मैटर के क्लासिफिकेशन की, तो मैटर को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकली और केमिकली। अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हम लोग फिजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर के कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं? दो टाइप के, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। बात करें अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें भी हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया आपका सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका गैस। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में काफी अच्छा फ्लो चार्ट है, इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग केमिकली उसको क्लासिफाई करेंगे तो आपका मैटर टू टाइप्स में क्लासिफाई होगा। पहला होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होगा मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अच्छे से क्लासिफाई करें तो यहाँ पे साइड में एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग केमिकली मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, यहाँ देखते हैं। ओके, दिस इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्योर सब्सटेंस, सेकेंड हो गया मिक्सचर्स। बात करें प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस उस टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब हम लोग उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्या हुआ इसका पहला पॉइंट, जिसका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। दूसरा पॉइंट, वी कैन नॉट सेपरेट देम फिजिकली, हम लोग उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स का एक होता है वेरिएबल कॉम्पोजिशन। क्या होता है? वेरिएबल कॉम्पोजिशन, और वी कैन इजीली सेपरेट देम, हम लोग मिक्सचर्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है, अब अगर और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को और क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, एलिमेंट्स, दूसरा हो गया कंपाउंड्स। और अगर बात करें मिक्सचर्स की तो मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
बहुत ही बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं, आप लोगों ने जरूर से अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इसको, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। वहीं अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं। सेम टाइप के एटम से कंबाइन होकर बन रहा है तो आपका एलिमेंट है, वहीं अगर डिफरेंट टाइप के एटम से कंबाइन होकर बन रहा है तो आपका कंपाउंड है। अगर हम लोग मिक्सचर्स में बात कर लें तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, वहीं अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो उसका एक नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आई होप आपको पता होगा, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, तो शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन होता है अगर उसमें हम शुगर को स्टर करते हैं तो इजीली वो यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द वाटर, तो वो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ ये, या फिर एक होमोजेनियस सोल्यूशन हुआ। वहीं अगर हम लोग सिलिका या सैंड को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो एक कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक अगर हम लोग और फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंपाउंड्स को दो टाइप में और क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होगा आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये हम लोग दूसरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको केमिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग इसके बाद, जिसमें कई सारे लॉज हैं आपके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, गेल-यूज़ैक्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, वेरियस लॉज है। सो नोट करिए। सो हम लोग बात करते हैं अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबसे पहला लॉ इसमें हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली ये लॉ भी सेम बात कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो कंसीडर करते हैं हम लोग एक इक्वेशन, मान लीजिए हम लोगों ने एक इक्वेशन ले ली a प्लस बी गिव्स c। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना मास रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास on product side, where product side, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही बेसिक सा लॉ है कि जितना तुम्हारा मास रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास हम लोगों को प्रोडक्ट साइड पे मिलना चाहिए, मतलब हम लोग का मास कंजर्व्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा, उन दोनों एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा, इररिस्पेक्टिव कि हम लोग को वो कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है, क्या सोर्स है उस कंपाउंड को पाने का। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का। किसका?
वाटर। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो लगभग 1:8 का है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है? 1:8 का। अब हम ये वाटर कहीं से भी लाएं, भले हम सी वाटर ले आए, टैप वाटर ले आए, या आप जहां पे भी रहते हैं, मान लीजिए आपके हॉस्टल का पानी ले आए, या मिनरल वाटर ले आए, बिस्लरी वाला वाटर ले आए, कोई भी वाटर ले आए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, हम लोग को सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से लाए हैं, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जो उसका मास रेशियो होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, when two elements combine to form a compound, then they will be in a definite proportion irrespective of the source of the compound. Okay, I hope आपको ये वाला लॉ समझ में आया होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो, और ये एग्जांपल लिख लीजिएगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड मास रेशियो में होते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं, जो कि 1:8 का है, और इररेस्पेक्टिव कि हम लोग को वाटर कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट लॉ, तो हम लोग का नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हाट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके, एक या एक से ज्यादा, या मान लीजिए दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और उसमें किसी एक एलिमेंट का जो मास है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, वहीं दूसरे एलिमेंट का मास एक मल्टीपल प्रोपोर्शन में है, एक किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, तो उस टाइप के लॉ को हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। डोंट वरी, इसका भी हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं N2, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, तो दो एलिमेंट है और कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखें थ्रू आउट जो है हम लोग का नाइट्रोजन कांस्टेंट है। नाइट्रोजन के कितने 28 पार्ट्स हैं, 28 पार्ट्स। थ्रू आउट कितने पार्ट्स हैं? 28 पार्ट्स। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। इधर कितना है? 16, दूसरे में 32, तीसरे में 48, फिर 64, देन 80। तो अगर हम ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखें तो वो लगभग रहता है 1:2:3:4:5। तो ये रेशियो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो बस ये लॉ यही स्टेट करता है कि अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, और उसमें किसी एक एलिमेंट का जो मास है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, वहीं दूसरे का कॉन्स्टेंटली वेरी करता है, तो वो एक मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेगा। समझ में आया? ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या फिर गेल-इजैक्स लॉ। इसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या फिर गेल-इजैक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइंटिस्ट के नेम पे गेल-इजैक। ओके, अब ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन करके एक तीसरी गैस बना रही हैं, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन कर रही हैं और एक तीसरी गैस बना रही हैं, तो वो तीनों गैसेस क्या होंगी? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगी या एक सिंपलेस्ट रेशियो में होंगी।
जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए N2 plus H2 gives NH3, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन कर रही हैं और एक तीसरी गैस फॉर्म हो रही है तो वो तीनों गैसेस जो होंगी वो आपस में एक सिंपलेस्ट रेशियो बेयर करेंगी। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत एक जानी मानी रिएक्शन है, इसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है या कुछ टेम्परेचर है या कुछ प्रेशर है। तो अभी हमने वैल्यूज तो लिख नहीं रखी, बट गिब्स-ज़ैक्स लॉ के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन करके एक तीसरी गैस बना रही हैं तो वो तीनों गैसेस एकदम सिंपल रेशियो में होंगी और कंडीशन ये रहेगी कि तुम्हारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों किस रेशियो में है, 1:3:2 के रेशियो में है। तो ये एक सिंपलेस्ट रेशियो है, इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉ था गिब्स-ज़ैक्स लॉ। अब साथ में बात कर लें एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रोस लॉ कहता है अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन कर रही हैं जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन कर रही हैं और दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, सॉरी, अगर दो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइन कर रही हैं तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स होंगे उन दोनों गैसेस के वो भी सेम होंगे। समझ में आया? तो दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। ओके, सो मोस्टली सारे लॉज अब खत्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पहले कि इस यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। ऑब्वियसली आप लोग आंसर देंगे कि सर सबसे स्मॉलेस्ट चीज तो एटम है। ठीक है, आपकी बात सही है, एटम है, लेकिन ये एटम आया कहां से? एटम कहां से आया? किसने बताया कि एटम है? आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि प्लम पुडिंग मॉडल आया या रदरफोर्ड मॉडल आया। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ? सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पहले एक छोटी सी कहानी है। पहले स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री इतना डेवलप नहीं हुई थी तो लगभग 500 BC के अराउंड की बात है। महर्षि कन्नड़ एक इंडियन ऋषि थे, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग मैटर को तोड़ते जाएंगे छोटा छोटा तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा पार्टिकल हमको मिलेगा कि जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मान लो अगर मार्कर है, अब इस मार्कर को हम तोड़ते जाएं और एक टाइम के बाद हमको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा इस मार्कर का जिसको हम लोग उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते। तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। महर्षि कन्नड़ ने उसको नाम दिया परमाणु, जिसको कि आज की भाषा में हम लोग एटम कहते हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रिटस की थ्योरी आई। डेमोक्रिटस ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इस यूनिवर्स की जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको नाम दिया एटमॉस। फिर उसके बाद डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में फर्दर एटम के बारे में बात करी और अपनी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स दिए। सो अभी हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं। लगभग 4 से 5 पॉइंट्स है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। तो हम लोग उसको एकदम समराइज्ड वे में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट के क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग को ज्यादातर वहीं से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी में 5 पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जिसको हम लोग फर्दर डिसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, एटम एक वो यूनिट है जिसको हम लोग और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, वो इस यूनिवर्स की सबसे छोटी यूनिट है। ये पहला पॉइंट रहा। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब एटम से मिलके बने हैं
और एक एलिमेंट के एटम्स सेम रहेंगे बट दूसरे एलिमेंट के एटम्स उस पहले वाले एलिमेंट के एटम से अलग रहेंगे। मतलब मान लो कोई एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स, उसके अंदर के जो एटम्स है वो तो सारे सेम है, बट अगर कोई दूसरा एलिमेंट है उसके एटम्स दूसरे वाले एटम के एटम से डिफरेंट हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट आपको लग रहा होगा, बट उस टाइम पे ये बड़ी बात थी बताना। तो अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, तो उन्होंने अपनी थ्योरी का थर्ड पॉइंट दिया कि ऑल द कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, जिन एलिमेंट्स में एटम्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या क्या पॉसिबल है, अरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सेपरेशन पॉसिबल है एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये उनकी थ्योरी का फोर्थ पॉइंट रहा। ठीक है, सो आई होप कि आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो इसको आप अपने पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो जरूर से कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ पे डाउट है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स वगैरह में, तो आप सेवा की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो भी नोट्स हैं आरंभ बैच के वो मिल जाएंगे, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के, जैसे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। क्या? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग बात करें एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम। अब एटम का मास किससे कंप्राइज्ड होता है? द मास ऑफ एन एटम इज कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का मास किसकी वजह से ही होगा? जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। बट एटम इतना छोटा होता है कि दैट एक डस्ट का पार्टिकल, उसमें कितने एटम्स होते हैं? एक छोटे से डस्ट के पार्टिकल में भी लगभग 1 × 10⁻16 एटम्स होते हैं, जिसको हम लोग आंखों से तो देख ही नहीं सकते। एटम्स को क्या हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हम लोग एटम को डायरेक्टली वे करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एटम को डायरेक्टली। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग डायरेक्टली एटम को वेट तो कर नहीं सकते, एटम बहुत छोटा होता है। तो हम लोग एटम का जो मास होते हैं, दूसरे एटम का जो मास होगा वो दूसरे एटम के रिलेटिव में हम लोग उसको वेट कर पाएंगे। तो जिसके लिए हम लोग को रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स का निकालते थे। हम लोग हाइड्रोजन का एक आर्बिट्रेरी मास ले लेते थे 1, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स का या बाकी एटम्स का हम लोग मास निकालते थे। बट नाउअडेज हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं इन रिलेशन विद कार्बन 12। अगर हम लोग बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूले की, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 times 1/12th part mass of 1/12th part the mass of 1 carbon 12 atom। मतलब relative atomic mass can be defined as the number by which the mass of one atom of an element is heavier than 1/12th part the mass of 1 carbon 12 atom। मतलब सर आपने तो डेफिनेशन बता दी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम के मास, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन के 1/12th पार्ट, कार्बन के नहीं, कार्बन 12th एटम के 1/12th पार्ट ऑफ मास के कितने टाइम्स है। ओके, तो ये आपका आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास।
जैसे अब हम लोग बात करते हैं अगर एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास की यूनिट होती है क्या, AMU। क्या होती है, AMU। अगर हम लोग बात करें 1 AMU के बारे में, तो 1 AMU इज द क्वांटिटी। 1 AMU क्या होती है, 1 AMU is the quantity 1/12 the mass of one atom of C12। मतलब ये टर्म तो सर आपने बताया ना अभी रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूला में, तो यस बिल्कुल, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूला में, दिस इज 1 AMU। 1 AMU का मतलब ही यही होता है कि 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो ये हो गई 1 AMU की बात। तो अब एटॉमिक मास की यूनिट क्या हो गई, AMU। अगर हम लोग सिमिलरली बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, किसकी, ग्राम एटॉमिक मास, एक और टर्म है ये। अगर हम लोग बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास इज सेम एज द एटॉमिक मास बट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, नॉट इन AMU। ये सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर दें। एटॉमिक मास की यूनिट को, यूनिट AMU की जगह अगर हम लोग ग्राम लिख दें तो उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ही बोलेंगे। सो इट इज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। दिस इज सेड टू बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो जब हम लोग मोल्स फाइंड करेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा यूज है ग्राम एटॉमिक मास का, जहाँ पे हम लोग ग्राम से ग्राम को कैंसिल आउट करेंगे और मोल्स आ जाएंगे। तो वो बात की बात है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि मोल्स को फाइंड करने के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप से हम लोग मोल्स को फाइंड करते हैं, तो वो आगे वाले लेक्चर की बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। अच्छा एक बात तो रह गई कि कार्बन 12 क्या होता है। कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक ऐसी चीज जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उसका मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, जिसमें हम लोग इसी का एग्जांपल लेंगे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का, जिसमें हम लोग इसमें रिलेटिव अबंडेंस और इसके एटॉमिक मास को लेकर के इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज फॉर द लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और जितना भी आप लोग को मैंने बताया डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के बारे में सब कुछ अपनी लैंग्वेज में नोट करिए, और ये जो छोटे छोटे टर्म्स आपको बताए इसके बारे में एक बार जरूर इसको रिवाइज करिएगा। आगे के लेक्चर में और भी टर्म्स के बारे में आपको बताना है। अभी मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताना है, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताना है, परसेंटेज रेशियो बताना है, काफी चीजें हैं। उसके बाद तब हम लोग कहीं मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।